स्टूडेंट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम स्टेट ऑफ मैटर को आज स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रेशर और उसके यूनिट को डिस्कस करना है। तो जो प्रेशर है तो आपको मालूम है कि जो हमारी अर्थ है उसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, एयर मौजूद है। और ये एयर जो है वो हम सब पर कुछ ना कुछ प्रेशर डाल रही है या दबाव जिसे कहते हैं। तो इस प्रेशर को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये प्रेशर जो है वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल है इन द कंटेनर। गैस जो है वो गैस ऑन दी walls of the container, walls of the container। तो ये प्रेशर सी लेवल पे नॉर्मली जो होता है वो 760 टोर होता है। तो ये प्रेशर मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो किस्म के हैं। अगर एयर प्रेशर मालूम कर रहे हैं तो उसे बैरोमीटर कहा जाता है, और अगर हम किसी कंटेनर में गैस का प्रेशर मालूम करना चाहें तो उसको मैनोमीटर कहा जाता है। तो ये दो किस्म के यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए और मैनोमीटर जो है वो भी प्रेशर का है, लेकिन वो किसी कंटेनर में गैस या सिलेंडर में गैस प्रेशर के लिए होता है। गैस प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम ये दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि गैस प्रेशर दरअसल किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है कि जब गैस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में रखे हों तो ये अंदर मौजूद गैस जो है इसके मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स ऑफ दी कंटेनर से भी हिट कर रहे होते हैं। तो इनके हिटिंग की वजह से ये कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। इसीलिए मैथमेटिकली हम प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स किस चीज़ की है? इन मॉलिक्यूल्स की है बाय हिटिंग द वॉल्स। और एरिया क्या है? जाहिर बात है एरिया जो है वो किसी भी वॉल का लेंथ इनटू ब्रेथ से हम फाइंड कर सकते हैं। इसका जो SI सिस्टम में यूनिट है तो आप जानते हैं फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज़ करते हैं, एरिया के लिए हम मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज ए यूनिट भी इस्तेमाल किया जाता है और इस यूनिट को पास्कल कहते हैं। पास्कल। इसके और भी यूनिट हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है या वो इस्तेमाल होते हैं। 101,325 पास्कल जो है वो इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि 760 टोर के इक्वल होता है। जो एक साइंटिस्ट थे टोरिसिल, उनके ऑनर में ये टोर का नाम दिया गया इस यूनिट को। सम टाइम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के भी यूनिट यूज़ होते हैं PSI के नाम से या साई के नाम से, पाउंड पर स्क्वायर इंच कहा जाता है इन्हें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के SI सिस्टम में मौजूद यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन पर्टिकुलरली SI सिस्टम में मौजूद यूनिट जो है या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे या ये दिस इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल, तो आप पास्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है दरअसल एक ऐसा टेम्परेचर आप समझ लें जिससे मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल ना हो। बेसिकली टेम्परेचर क्यों रिलेट कर रहा है? जो गैसियस मैटर है या किसी भी फॉर्म का मैटर है उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इन मोशन होते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसीलिए
हम नॉर्मली जो फ्लो ऑफ हीट है किसी भी डायरेक्शन में जो हो रहा है उसको हम टेम्परेचर सेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो हम हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ हमेशा होगा। तो यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मालिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। और इस चीज़ को जो डिटरमिन करेगी इस चीज़ बॉडी की हीट जो है एक बॉडी से बॉडी ए से बी की तरफ कब ट्रांसफ़र होगी, जब वो एक बॉडी बी बॉडी से ज़्यादा हॉट हो। उसको सेंस करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे टेम्परेचर कहते हैं। वर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ से आया, जेम्स केल्विन ने डिस्कवर किया था, और इसका टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर भी कहा जाता है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। ज़ीरो को केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोथ केसेस हम यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो चार्ल्स लॉ की मदद से फाइंड किया था उन्होंने। जो चार्ल्स लॉ जो है वो दरअसल वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसमें गैसेस जो है उनके दरमियान चार्ल्स ने ऑब्ज़र्व किया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, और जिस तरह टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता है। सो अगर मैं टेम्परेचर एक्सिस को टच करूं तो ये टेम्परेचर जो है एग्जैक्टली 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में जाके ये लाइन जो है इसको टच कर। सो क्योंकि इससे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहा जाता है, और केल्विन के ऑनर में इसको केल्विन टेम्परेचर कहा गया। इसका 0 डिग्री केल्विन जो है या 0 केल्विन जो है वो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, या अप्रॉक्सीमेटली फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम -273 भी यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह। ओके स्टूडेंट, ब्रीफ रिकॉल ऑफ बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ, क्योंकि आगे के जो टॉपिक आ रहे हैं वो बॉयज़ और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है, इसलिए इनको दोहराना ज़रूरी है। और यह आप स्मॉल क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं कि बॉयज़ लॉ जो है वो क्या है। बेसिकली बॉयज़ लॉ जो है किसी गैस के वॉल्यूम और उसके प्रेशरशिप में एक रिलेशनशिप है। तो गैस का जो गिवन मास या फिक्स मास का वॉल्यूम होता है, उसके प्रेशर, उसमें मौजूद गैस के प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं प्रेशर डाउन होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करने पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। यानी कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, तो हमेशा याद रखें कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। बेसिकली जो वॉल्यूम है उसका जो इक्वल टू अगर हम कर दें इसमें, तो ये एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है के और डिवाइड बाय पी। या इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो प्रेशर वॉल्यूम जो है वो एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं बॉयज़ लॉ को कि दरअसल ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो किसी गैस का हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि गैस का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से इसका बन जाता है कि अगर हम एक प्रेशर एक्सिस ले लें, एक वॉल्यूम एक्सिस ले लें,
तो इसमें जो ग्राफ है वो एक हाइपरबोलिक कर्व होता है। अगर हम प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे, सपोज इनिशियल प्रेशर P1 है, V1 है, जिस पर वो प्रेशर जो है वो P1 है, तो अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर दें और इसे V2 कर दें तो इस पर प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट लूँ, इनिशियल प्रोडक्ट लूँ तो वो P1 V1 हो गया, और फाइनल प्रोडक्ट लूँ तो P2 V2 हो गया, विच इज़ इक्वल टू K। तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके स्टूडेंट, जिस तरह बॉयज़ ने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया था, इसी तरह चार्ल्स ने वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर को स्टडी किया। लेकिन बॉयज़ लॉ को अगर आप कंपेयर करते हैं तो बॉयज़ लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था, यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। और ये रिलेशनशिप जो डिस्कवर हुआ, दरअसल इस ऑब्जर्वेशन के बाद हुआ कि गैसेस जो हैं वो एक्सपेंड करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, क्या वो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। तो उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने कहा था कि अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उस गैस का वॉल्यूम जो है हर डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे से कमी से राइज या फॉल करता है, और वो इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम में उसके 1/273 टाइम्स का इजाफा या कमी होती है। बाद में यही चीज़ जो है इसके यूनिट का वाइज बनी कि जो भी इनिशियल वॉल्यूम होगा उसमें फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स। इस रिलेशनशिप को लेकर एक ग्राफ हम बनाते हैं। इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले लेते हैं। तो जहाँ ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हम यहाँ कह देते हैं 0 टेम्परेचर है और 0 वॉल्यूम। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, गैस का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ करता है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर हम इसी तरह टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दें तो ये पॉसिबिलिटी है कि गैस का वॉल्यूम कम होता जाए। लेकिन कहाँ तक कम होगा? जितनी भी रियल गैसेस हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो हाइड्रोजन ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं किसी लोएस्ट टेम्परेचर पे जाके वो लिक्विफाइड हो जाती है। तो ये नहीं है कि इन्फिनाइट वे तक आप टेम्परेचर को कम करते रहें और गैस जो है वो गैसेस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे। तो होता यह है कि मॉलिक्यूल जब क्लोज होते चले जाते हैं तो उनमें कंडेंसेशन शुरू हो जाती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इस ग्राफ को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो हर गैस के लिए जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये तमाम के तमाम ग्राफ जो है एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके मीट करने लगे, टेम्परेचर एक्सिस पर, जो कि अभी तक अचीव नहीं किया जा सका। लेकिन ये टेम्परेचर जो है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आ गया। इससे पॉसिबल नहीं था कि नीचे और मज़ीद टेम्परेचर किया जाता, क्योंकि नेगेटिव वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी टेम्परेचर को फिर 0 केल्विन कह दिया गया, जिसका सिंबल K है। और क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है लिहाजा इसको समटाइम 0A भी लिख दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली आप अपनी टेक्स्ट में
केल्विन का स्केल देखेंगे। सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोलूट ज़ीरो और एब्सोलूट स्केल। ओके स्टूडेंट, आप इस गैसेस लॉ से रिलेटेड एक थर्ड लॉ भी हम अक्सर पढ़ते हैं, एवोगाड्रोस लॉ के नाम से। एवोगाड्रोस लॉ क्या है? बेसिकली ये एक रिलेशनशिप था वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो गैसेस होती हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ अंडर द सिमिलर conditions of temperature and pressure all gases have same number of molecules यानी अगर मैं 3 कंटेनर सेम वॉल्यूम के ले लूँ या सेम वॉल्यूम के ना भी हों, तब भी अगर मैं ये आपसे कहूँ कि इसमें एक में ऑक्सीजन गैस है, एक में नाइट्रोजन गैस है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और हर कंटेनर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हर गैस का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गैसेस हैं इनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम कंडीशन में। तो इन गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x है तो इसमें भी x होंगे और इसमें भी x होंगे। या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल अगर हम गैस का अमाउंट लेते हैं तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 6.02 × 10⁻23 होंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि उस वक्त कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड हो, यानी कि कंडीशन स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि उसमें टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो। तो हर गैस जो किसी भी कंटेनर में रखी जाए उसके 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स होंगे। इस लॉ को समटाइम यूँ भी कहा जा सकता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि अगर जो वॉल्यूम होगा गैस का वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम इक्वल टू लगाएं तो ये Kn आ जाएगा। K इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या V/N इज इक्वल टू K। तो अगर मैं एक टेम्परेचर और एक फिक्स टेम्परेचर और पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले रहा हूँ N1 और उसका वॉल्यूम V1 तो वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पे ये वॉल्यूम ले रहा हूँ और तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे, लेकिन इनका रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। V/N1 भी कांस्टेंट होगा, V2/N2 भी कांस्टेंट होगा। तो ये जब दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होंगी तो हम कह सकते हैं कि V1/N1 इक्वल टू V2/N2 के बराबर होगा। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए बस इतने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जनरल इक्वेशन ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे दें। उस वक्त के लिए इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ लाइक करें और आपके सपोर्ट के हम मुंतज़िर रहेंगे। अगर कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।